आज की क्लास में मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के कुछ और डिस्क्रिप्शन समझाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो पेडिग्री थोड़ा सा आपने देखा था वो आपने किसके लिए सीखा था, वो आपने रिसेसिव ट्रेट्स के लिए सीखा था। रिसेसिव ट्रेट बोलने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे जैसे बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हम इसको ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करें, समझेंगे बहुत ध्यान से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एसीआर के नीट के एग्जाम का, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो आपको अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंक रहेगा तब आपको समझ नहीं आएगा कि हमें किस डिसऑर्डर को यहाँ पे मार्क करना है और क्या इसका आंसर होगा, क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है? तो मैंने अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आपको पता है लेफ्ट साइड है और ये अगर राइट साइड है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इस केस में क्या दिख रहा है कि मदर और फादर दोनों फेनोटाइपिकली नॉर्मल है। उधर से म्यूट करेंगे, किसी बच्चे का म्यूट रह गया, म्यूट करेंगे उधर से। तो यहाँ पे फादर भी नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, लेकिन ऑफस्प्रिंग में ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है तो जरूर इसके पेरेंट्स में रिसेसिव होने की वजह से ये सप्रेस हो गया होगा। क्या हो गया होगा? सप्रेस हो गया होगा, जिसकी वजह से ये खुद कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए फेनोटिपिकली, और किसी को पता भी नहीं चला और इनकी मैरिज भी हो गई। कब देखने को मिला? फिर जब इनके ऑफस्प्रिंग्स हुए तब जाके ये देखने को मिला, ये रिजल्ट, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में, तो डोमिनेंट की क्या खासियत है कि अगर एक पेरेंट डोमिनेंट हो गया तो उस केस में ये अपने आप को जहां भी अपना एक अलील लेके बैठेगा वहां पे ये खुद को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। जैसे आपने जो पेडिग्री चार्ट देखा था, पेडिग्री नहीं, पनेट स्क्वायर जो पिछली क्लास में देखा था, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। अगर मैंने आपको बोला सिकल सेल एनीमिया के केस में कि अगर हम यहाँ पे HbA मतलब नॉर्मल है और HbS क्या है, यहाँ पे ये कैरियर का केस है, ठीक है? तो मैंने ही आपको सिखाया था कि इस कंडीशन में ये सिकल सेल एनीमिया अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस करेगा? क्योंकि HbA ने इसको सप्रेस कर दिया। रिसेसिव ट्रेट है ना, सिकल सेल एनीमिया क्या है, यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है, जिसकी वजह से ये सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है? तो सप्रेस होने की वजह से ये कभी भी एक्सप्रेस हो ही नहीं पाया। और कब करेगा अपने आप को एक्सप्रेस? इसके एक्सप्रेस होने की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि जब तक आप यहाँ पे दोनों के दोनों HbS और HbS ना लिखें तब तक ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये मानेंगे बात। होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हाँ करेगा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ओनली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, बिल्कुल सही, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसा पढ़ाती और अगर ऐसा होता कि आपको जो ये ट्रेट देखने को मिल रहा है ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, तो अगर मैंने इसको डोमिनेंट बोला होता तो डोमिनेंट के केस में क्या होता, अगर हम HbS यहाँ बना दें और A जो है वो इसको कर दें, तब क्या हो जाता कि जो HbS है यानी कि A, अगर हम यहाँ पे क्या करें, डोमिनेंट डिसऑर्डर अगर है, अगर A यहाँ पे रिसेसिव है तो हमने इसको छोटा लिख दिया, ठीक है? तो ये एक्सप्रेस कर जाता, हाँ, इसको डिसऑर्डर हो जाता, क्या हो जाता, इसको बड़ी आसानी से डिसऑर्डर जो है वो हो जाता इजीली। क्लियर है? बिल्कुल। तो डोमिनेंट ट्रेट की क्या खासियत है कि ये एक जीन भी, मतलब एक जीन का जो कॉम्बिनेशन आपको दिखता है उसमें एक अलील भी अगर प्रेजेंट हो तो वो अपने आप को बहुत ही इजीली एक्सप्रेस करेगा। आपने मेंडल का पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो समझा हुआ है, जहां पे आपने देखा कभी भी किसी भी कीमत पे कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया ही नहीं, ठीक है? तो इससे आपको क्या समझ आता है कि ये क्या है। अब फीमेल में दिख रहा है यहाँ पे, तो पहली बात एक्सप्रेस्ड था, तो अब एक ऑफस्प्रिंग जो फीमेल चाइल्ड है क्या है, नॉर्मल है। मेल क्या है, अफेक्टेड है। फिर नेक्स्ट मेल क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट फीमेल क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये किस ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है? तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट था। क्वेश्चन क्या था, ये पेडिग्री चार्ट आपको बना हुआ था और आपको लिखा हुआ था ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट।
उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो आपको टिक करना था ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के ऊपर। तो वैसे भी हर बैच के बच्चे को मैं एक बात जरूर बोलती हूँ, चाहे किसी भी बैच के बच्चे हों, कि ये एनसीईआरटी की वही बुक है जिसको रख के आपके नीट के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसमें जहां जिस चीज को रखा गया है, जो भी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, उसको आपको बिल्कुल अपने ब्रेन में प्रिंट करके रखना है। उसके लिए कहीं कोई डिस्काउंट, कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं कि आप ऐसा सोचिए कि अच्छा ठीक है हम थोड़ा सा अगर देख लें तो हमारा जो है वो इससे काम चल जाए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा, जो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इस पेडिग्री चार्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ। ये तो हम लोग सीकल सेल अनीमिया के बारे में इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने इसका पनेट स्क्वायर भी बना रखा है, और जब सीकल सेल अनीमिया आप पढ़ रहे थे तो उसके पहले जहां जहां पे रिसेसिव ट्रेट थे, तो ये साफ साफ कौन पहचान करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फादर और मदर दोनों नॉर्मल दिख रहा है तो बच्चों में जाना ही नहीं चाहिए था। गया है इसका मतलब ये खुद बताने का काम कर रहे हैं कि क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आप सोच रहे होंगे इतनी देर से, कि आप यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। थोड़ा सा ध्यान इसलिए देंगे, रीजन ये है आपके बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन अगर एक वर्ड लिख दिया जाता है आपकी बुक में तो फिर क्या हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, अब नाम ही इसका क्या है, मायोटोनिक, और डिस्ट्रॉफी का मतलब है कि जरूर वहां पे कोई चीज जो है वो एरर होगा, वेस्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ वैसा होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, प्रोग्रेसिव मतलब लगातार। इस डिसऑर्डर में जो मसल है वो वेस्ट होते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आपको भी समझ आए। ठीक है, बोलने का क्या मतलब हुआ, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी is characterized by progressive muscle wasting and, अब ऑब्वियस है मसल वेस्टिंग होगा तो वीकनेस तो होगा ही होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो है ही नहीं, है ना। मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है ना, प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए वर्ड ही आता है मायोटोनिया। क्या टर्म आता है? तो मतलब जैसे यूज के बाद जो मसल का रिलैक्स होना चाहिए था, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके पास टॉपिक था 11th क्लास में, खैर फिर आएगा जब आप टारगेट में करेंगे तो मैं सिखाऊंगी आपको। तो वहां पे जो मायोटोनिया है, मायोटोनिया बोलने का मतलब ये है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद वो बेचारा रिलैक्स नहीं हो पाता यूज के बाद। ठीक है, अब अगर एक पर्सन को एक डोर का नॉब, मतलब नॉब जो होता है ना, हैंडल, ठीक है, वो बेचारा जो है वो उसके ऊपर भी अपना पूरा ग्रिप जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसमें भी उसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें मसल वेस्टिंग भी हो रहा है और उसमें वीकनेस भी है इसकी वजह से। ठीक है, तो आगे बस थोड़ा सा, बस मैं 2 पॉइंट और लिखूंगी, बहुत है आपके लिए, याद रखेंगे। आपको सिर्फ पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इन विच प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस अकर्स। बस आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी याद रखना है, इतना ही सीखना है आपको। ठीक है, आगे लिखिए, पीपल विद दिस disorder often have prolonged muscle contractions। इसी को हम लोग मायोटोनिया कहते हैं। एंड आर नॉट रिलैक्स्ड। बस इतनी सी बात है,
आर नॉट एबल टू कर दीजिए यहाँ पे तो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, एबल टू relax certain muscles after use। चलिए हो गया। लास्ट में फॉर एग्जाम्पल a person may have difficulty releasing their grip on a doorknob or hand। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी समझ आया आपको? मैम सिर्फ कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा। हाँ उसमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब हो जाना चाहिए ना रिलैक्सेशन, मसल का तो नेचर ही यही है ना। मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ। बिल्कुल इजीली, सुपर इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम है बहुत अच्छा, बेस्ट है, सफिशिएंट है। गूगल पे बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, बट ये एनसीईआरटी का डायग्राम जो है आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको क्या सुनने को मिलेगा कि आपके मसल में बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स है। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन का जो हेड है, मायोसिन का जो क्या है यहाँ पे हेड है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ यहाँ पे अभी रिलैक्स्ड कंडीशन में। फिर क्या हुआ, जैसी अगर आप अभी बैठे हैं, मैंने बोला कि ये नोट करना है आपको, आप तुरंत पेन उठा के नोट करना स्टार्ट करेंगे। भाई नोट तो तब करेंगे ना, या फिर आप जो वर्क अभी कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, वो वर्क तो आप तब कर पाएंगे ना जब आपके पास एनर्जी होगा और आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है। तो अब जैसे आपने देखा होगा आपके घर घर में ओल्ड एज के पर्सन होंगे, एक बार अगर कहीं बैठ जाते होंगे, दरवाजे पे अगर कोई घंटी बजा रहा है, कोई डोर नॉक कर रहा है, तो उनको ना उठ के जाने में बहुत समय लगता होगा, क्योंकि जैसा मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन उनकी बॉडी में होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। अब ऐसा रीजन क्या है, सो समझिए यहाँ पे ध्यान से। तो ये ऊपर वाला फिलामेंट क्या है, एक्टिन फिलामेंट, और नीचे वाला क्या है, मायोसिन फिलामेंट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वापस मैं आपको समझाऊंगी, वैसे भी टारगेट बैच में आप लोग साथ के साथ प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की जो आपके पास फिलामेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। होता ये है जैसे ही इसको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी जब इसको, तो ये अब एक चीज बताइए, अगर मैं पूछूं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो कोई भी बच्चा तो यही बताएगा ना कि ये वाला जो है ये धीरे 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 क्या कर रहा है, इधर की तरफ मूव करा, इसका डायरेक्शन कहाँ गया, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब इसकी पोजिशनिंग को देखिए ध्यान से। ये तो पहले ये क्या था, देखिए इसके लेवल में है। फिर ये जैसे ही इधर क्रॉस ब्रिज, इसको बोला ही क्रॉस ब्रिज जाता है, सही में यहाँ पे ब्रिज लाइक अपीयरेंस बनाता है। ये और थोड़ा सा इधर झुकेगा, टिल्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट को खिसका देगा। जब देखिए यहाँ पे इधर चला गया ना, यहाँ पे इसके लेवल में था, तो जब इसने इसको खिसका दिया ना, तो ये क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन एक चीज आप और नोट कीजिए, फिर यहाँ पे रिलैक्स्ड भी तो हो गया। यस और नो? बस आपको इतना समझना है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ रिलैक्सेशन है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिलैक्सेशन होना भी तो जरूरी है ना। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन होगा ही नहीं, तो क्या होगा, पेन होगा, फिर वीकनेस होगा। बस इतनी छोटी सी बात है, जो कि एरर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होगा। ये किस में होता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होता है। समझ आया आपको? और कोई डाउट किसी को? यस मैम। और
आपको मेरी तरफ से एक सलाह ये है कि ये दो, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो दो दिए हैं, आप जब नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का भी बना हो सकता है, ये भी बना हो सकता है। नीचे आपके ऑप्शंस में वहां पे अवेलेबल होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। तो आपको पहचान होनी चाहिए। कभी भी अगर डाउट हो तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि एक पनेट स्क्वायर जो है, सबका पनेट स्क्वायर आपको बनाना आता है, नहीं आता? मैं अगर बोलूँ आपको, देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे इसको उठाते हैं, ये है, ठीक है। अब इसको देख के मैं किसी भी बच्चे से पूछूं तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं, आंसर है, लेकिन आप इसको देख के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्या होगा क्वेश्चन? मेल क्या है यहाँ पे, बोलिए तो उधर से, मेल क्या सर है? नॉर्मल है, नॉर्मल ठीक है, वेरी गुड। फीमेल क्या है? कैरियर। कैरियर है। ठीक है, वेरी गुड। जब मेल नॉर्मल है, फीमेल भी फेनोटिपिकली नॉर्मल है, बट कैरियर है, तो आप जो बनाएंगे पेडिग्री एनालिसिस, तो वहां पे क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा आपको कि सारे के सारे बच्चे कैसे नॉर्मल हैं, क्या है, नॉर्मल है। फिर सेकेंड जनरेशन भी आप एक चीज नोटिस करेंगे, फिर सेकेंड जनरेशन भी बना होता है। सेकेंड जनरेशन जब आप बनाएंगे और सेकेंड जनरेशन में एच बी एस और एच बी एस को जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट के तौर पे क्या आएगा? आखिरी बॉक्स में आपके पास एच बी एस आ जाएगा, याद आया? तो जैसे ही सेकेंड जनरेशन बनाएंगे, तुरंत आपको, मतलब सेकेंड के बाद थर्ड जनरेशन, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अच्छा, ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, ये रेसेसिव ट्रेट है, ये इसलिए इसको इतनी दिक्कत हुई अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। तो इतनी मेहनत करने के बाद अब जाके आपने क्या करा है, आपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट करा है। आपने क्या कंप्लीट करा है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है उसको कंप्लीट करने का काम किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक यस कोई मैम। दिक्कत नहीं, समझ में क्लियर है बिल्कुल? और क्लास ओवर होने के बाद, जब आपको, अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं वो तो फिर बेस्ट है। आपको कुछ डेज का समय लगेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई डाउट आएगा। जो डाउट आएगा उसको आप पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है? जो भी आपका डाउट रहेगा, आपको जो बातें समझ नहीं आएंगी उसको मेरे से क्लास में पूछ लेंगे। लेकिन डाउट तो तब आएगा ना जब पढ़ेंगे। कहावत नहीं है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जब बच्चों से पूछो कोई डाउट, किसी को बच्चे बोलते नहीं हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी। भाई पढ़ेंगे तभी तो डाउट आएगा ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको डाउट निकल के सामने आएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें आगे बात करेंगे, ठीक है? और फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ा रखा है मैंने आपको, यस और नो बताएंगे एक बार? यस मैम। यस मैम। है ना? दोनों पैरा भी मैंने आपको शो कर दिया था जब पढ़ाया था तो। ठीक है, चलिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? मैम थैलेसीमिया हो गया है? अच्छा, थैलेसीमिया नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं मैम। नहीं मैम। अच्छा ठीक है, थैलेसीमिया पहले करते हैं। चलिए, देखिए, थैलेसीमिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसमें दो बातें हैं, एक चीज अच्छी है और एक चीज इसमें बुरी है। थैलेसीमिया में अच्छी बात क्या है कि ये कैसा है, रेसेसिव ट्रेट है। ये कैसा है? ये रेसेसिव ट्रेट है। अगर कोई आपसे पूछता है कि थैलेसीमिया क्या है, दूसरी बात ये है कि ये थैलेसीमिया जो है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल क्यों बोल रहे हैं सो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने कई बार आपको पढ़ाते वक्त कैरियोटाइप शो किया है। क्या शो किया है? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बोलने का मतलब है कि आपके हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल पैटर्न है उसको अगर आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। ये कई बार दिखाया मैंने आपको, ठीक है? अब समझेंगे बहुत ध्यान से, तुरंत क्विक समझ आएगा ऐसे यूं।
कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे होता है ये थैलेसीमिया। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों की बुक में थैलेसीमिया होगा, कुछ बच्चे की बुक में थैलेसीमिया नहीं होगा। जिनके बुक में नहीं है वो पीछे टर्न करके देखिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल में एडेड होगा पीछे, लेकिन होगा जरूर आपके बुक में थैलेसीमिया कहीं ना कहीं पर। ठीक है, ढूंढ लेंगे उसको, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, तो इसमें हम दो तरह का थैलेसीमिया पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग? दो तरह का थैलेसीमिया पढ़ेंगे। एक होगा आपके पास अल्फा थैलेसीमिया और एक होगा आपके पास बीटा थैलेसीमिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बहुत इजी सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये अब कहाँ से अल्फा और कहाँ से बीटा, ये कहाँ से उठ के आ गया। ठीक है, तो इसके लिए वापस हम लोग चलेंगे। हाँ, एक चीज पहले मैंने इसको लगाया क्यों, सो मैं बता दूं आपको। यहाँ पे क्रोमोसोम के दो क्रोमोसोम नंबर में एरर की पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक आपके पास क्रोमोसोम नंबर 16 आएगा और एक आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 आएगा। बस क्रोमोसोम नंबर 16 अफेक्टेड होगा जब किसी को अल्फा थैलेसीमिया होगा। क्या होगा? किसी को अल्फा थैलेसीमिया होगा, तो बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन केस ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। क्या बोलने का मतलब है कि जब आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की क्या खासियत है कि इसके पास दो अल्फा चेन है और दो क्या है इसके पास? बीटा चेन। दो अल्फा चेन और दो क्या है इसके पास? बीटा चेन। तो जब हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में कोई एरर होता है, तब हम लोग उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, और जब इसके बीटा चेन में कोई एरर होता है, तब हम लोग इसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है, दो चेन आपके पास अल्फा है, ये डायगोनली ऐसे अल्फा के सामने अल्फा और बीटा के सामने बीटा ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मैंने काट ही दिया, ये दोनों हटा देती हूँ। देखिए, तो आपको याद क्या रखना है? दो अल्फा चेन है और दो क्या है आपके पास? बीटा चेन है। अगर अल्फा चेन में एरर हो तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन में एरर हो तो बीटा थैलेसीमिया। इतनी बात आपको समझ आ गई? फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अल्फा थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम नंबर अफेक्टेड होगा और बीटा थैलेसीमिया में कौन सा क्रोमोसोम नंबर अफेक्टेड होगा। तो अल्फा थैलेसीमिया में एरर आएगा क्रोमोसोम नंबर 16 में और बीटा थैलेसीमिया में एरर आएगा क्रोमोसोम नंबर 11 में। अगर आपको इतनी बात याद रहती है ना, तो आप बहुत इंटेलिजेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, अल्फा में 11 याद रखते हैं, बीटा में 16 याद रखते हैं। नहीं, आपको अल्फा में 16 याद रखना है और बीटा में आपको 11 याद रखना है। मैं सब लिख देती हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं आपको याद करा रही हूँ। मैंने क्या बोला? दो तरह की थैलेसीमिया है, एक अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला कि अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो क्रोमोसोम नंबर 16 में एरर होगा, अगर बीटा थैलेसीमिया है तो क्रोमोसोम नंबर 11 में एरर आएगा। क्लियर सी बात है, बिल्कुल सही है। अब करेंगे बात अगर अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। तो जब मैं आपको अलील पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, क्योंकि जेनेटिक्स तो पीछा छोड़ेगा नहीं आपका। जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो क्या है आपका? बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल। तो अलील जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपने एक चीज सीखी थी वहां पे। क्या आपने सीख रखा है ऑलरेडी, और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब ये पेयर में प्रेजेंट है और पेयर में अवेलेबल है, तो आपकी बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ईच स्पेसिफिक फीचर और कैरेक्टर और ट्रेट। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अलील 1 है और अलील 2 है तो एक ही जीन का ना, यस और नो। हमने डोमिनेंट वाले को कैपिटल लिखा और रिसेसिव वाले को स्मॉल लिखा, कोई दिक्कत? सीखा तो यही है ना आपने जेनेटिक्स में। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो होता ये है कि जब हम क्रोमोसोम नंबर 16 को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया में एक्चुअली क्या होता है, जो दो जीन्स हैं आपके पास, एक का नाम हम लोग रखेंगे HbA1 और दूसरे का नाम हम लोग रखेंगे HbA2। एक मैं थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए।
थैलेसीमिया। ये भी क्या है, ये भी सेम उसी तरीके से, ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है लेकिन ये दूसरे तरह का है। हैरानी की बात ये है कि आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, वो भी एनीमिक कंडीशन था, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया भी एक माइनर कट होने की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया भी क्या है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। लेकिन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है कि अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉज में ही जमीन आसमान का फर्क है, कि किसका रीजन क्या है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जब मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, अभी तुरंत आपने सीखा है, जस्ट अभी वापस फिर मैंने आपको रिकॉल कराया कि क्या था ये, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। बाइपॉन्टेट से हाँ सिकल सेल हो जाता है आरबीसी। हाँ, जो आपने पनेट स्क्वायर में भी देखा। हीमोफीलिया में क्या है भाई, वो जीन ही गायब है जो क्या कर रहा है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, जो पूरा फाइब्रिन बनाने तक का पूरा जो कैस्केड है, चेन है, वो गायब है। और क्या था वो, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट था। अब इसकी बात अगर हम करें तो ये क्या है, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, ये तो याद होना ही होना चाहिए, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी याद होता है समझने के बाद। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जितने भी हम चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़े, चाहे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़े, हम आंख बंद करके उसमें एक पॉइंट जो है अपनी तरफ से खुद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर मैम सकते हैं हम ऑप्शन से पास हो सकता है पेरेंट्स से। लोग? यस, वेरी गुड। दिस डिसऑर्डर, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब कोई टाइफॉइड तो है नहीं, या सर्दी खांसी तो है नहीं कि हवा पानी से होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सिर्फ कैसे होगा, एक ही तरीका, एक ही सोर्स है कि पेरेंट्स से जरूर वहां पे कोई एरर हुआ है, मतलब उनके जीन्स में, जिसकी वजह से बच्चे को अब जिंदगी भर का भुगतान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सेम सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि इसका भी नेचर कैसा है, इसका भी नेचर है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। अभी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है, जब आप सिकल सेल एनीमिया की पढ़ाई कर रहे थे, वो तो खैर सुपर डिटेलिंग में आपने पढ़ रखा है सिकल सेल एनीमिया, उसके बारे में तो कहना ही क्या है ना। जैसे सिकल सेल एनीमिया आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट देख रखा है। एक चीज देखिए, फर्स्ट लाइन, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अभी मैं यही बोलने वाली थी कि ये जो लाइन है आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है, जब दोनों के दोनों पेरेंट कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, यही सेम स्टेटमेंट मैं आपको बोलने वाली थी। ऊपर से देखिए अभी क्या है, बिल्कुल फोटोकॉपी चल रहा है, कहीं पे कोई फर्क नहीं है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं। रीजन क्या, नेचर सेम है ना दोनों का, बस क्रोमोसोम नंबर का जो फर्क है ना, वो तो खैर आपको याद होना मस्ट है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा, सब में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर क्या है, अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बोल रही थी कब होगा, जब पेरेंट्स कैसे होंगे, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। कब होगा ये, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर। और कोई तरीका ही नहीं है ना होने का। आप एक को नॉर्मल रख के देखिए, तो क्या है, ये रेसेसिव ट्रेट है, वो क्या करेगा, बचा देगा, उसकी जान बच जाएगी, है ना। तो एक स्टेटमेंट आपने ये सीखा कि जब दोनों के दोनों पेरेंट क्या हो, हेट्रोजाइगस हो। फिर एक और अगला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या रीजन है इसका। तो कुछ ना समझ आए तो एक रीजन तो है ही है कि म्यूटेशन तो है ही है। दूसरी बात ये है कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस भी ये डिसाइड करेगा कि अल्फा थैलेसीमिया है कि बीटा थैलेसीमिया है। अगर अल्फा थैलेसीमिया होगा तो अल्फा चेन जो है उसके सिंथेसिस में कमी होगी, और जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन का, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर बीटा थैलेसीमिया होगा तो बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसके सिंथेसिस में कमी होगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करके यहीं पे इन शॉर्ट हम लोग लिख लेते हैं
एक देखिए, मैंने आपको बोला अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। एंड बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या लिख सकते हैं? अल्फा थैलेसीमिया में जो आपको पता है वही क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एरर इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी किसमें एरर हो रहे, कौन सा यहाँ पे अफेक्टेड है? तो अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। अब बीटा ग्लोबिन चेन है तो यही हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हम बीटा कर देंगे सिर्फ वहां पर। हाँ वहाँ बीटा कर देना, ठीक है। एरर इन सिंथेसिस और, मैम एक बार अल्फा अल्फा ग्लोबिन चेन का डायग्राम दिखा सकते हाँ अभी करती हूँ। यहाँ बस बीटा कर देते हैं, बस हो गया सही। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं वो पेज कर देती हूँ हीमोग्लोबिन वाला। हो गया ये? यस मैम। हैं? थैलेसीमिया ना बच्चों को बहुत टफ लगता है, आपको इजी लग रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, आसान है यस ना? मैम। वो में भी शायद क्रोमोसोम नंबर की वजह से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं बहुत टफ है, हमें समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब देखिए ये जो ना अल्फा चेन है, बीटा चेन है, ये हमने नेमिंग करा है, ठीक है। प्रोटीनेशियस चेन है, ये क्या है, प्रोटीन के। और बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको बता रही थी ना कि बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको काम कराने के लिए नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट चाहिए, उसको याद आया? तो यहाँ पे नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा है आपका? आयरन। हीम हम पता है हीम। किसके लिए हाँ हीम जो है इस आयरन के लिए बोल रहे हैं हम लोग, Fe के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे इसको अच्छा प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या चाहिए, लेकिन यही जाने इसकी। देखिए भाई ग्लोबिन, हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे मेन कौन है? हमने एचओडी किसको बना दिया? आयरन को। आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो, क्या खाने को बोला जाता है? बोला जाता है भाई आयरन वाली चीजें खाइए, चने खाइए, खजूर खाइए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ब्राउन राइस आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिसमें क्या हो, आयरन हो। तो आप आयरन खाएंगे तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा ना, है ना? तो ये भी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हो गया स्क्रीनशॉट, तो आपने ले लिया होगा। अब देखिए अगला काम क्या है, आपको क्रोमोसोम नंबर याद कराना, ठीक है। ये तो नहीं पूछा जाएगा अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है। हाँ, क्रोमोसोम नंबर जो है वो जरूर पूछा जाता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए इसका ले लिया था स्क्रीनशॉट। यस मैम। थैलेसीमिया।
इतने से ही पूरा डिस्क्रिप्शन जो है आप तुरंत लिख पाएंगे अपने से। अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा बीटा थैलेसीमिया। अब जो आपको याद करना है वो ये रहा, इसमें अल्फा थैलेसीमिया आइटम में 69। हाँ क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 याद रखना। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 16। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्ट में, आप एग्जाम में अपना बनाते रहिएगा, है ना। इतना भी पूरा लिखते लिखते थक जाइएगा अगर आप सिर्फ रिप्रेजेंट भी कीजिएगा ना तब भी। और यहाँ क्रोमोसोम नंबर 11, 16 को 11 कर दीजिए, यहाँ 11, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्रोमोसोम नंबर 16 में जब एरर होगा तो वहां पे 2 जीन्स अफेक्टेड हैं, ठीक है। इन अल्फा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। याद है लिंक्ड जीन्स मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लिंक्ड जीन्स में आपने सीखा था कि इतना आसपास में बैठा हुआ है कि दोनों का दोनों क्या करेगा, जब भी जाना होगा तो एक साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्रोमोसोम नंबर 16 में लिखेंगे टू क्लोजली linked genes are involved in alpha thalassemia। एक का नाम आपको याद रखना है, फर्स्ट इज, हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो बच्चे बोलते हैं मैम इसका नाम HbA1 और HbA2 क्यों लिखा, देखिए Hb हीमोग्लोबिन के लिए आता है, A अल्फा चेन के लिए आता है, 1 पहले जीन के लिए आता है, फर्स्ट के लिए आता है। फिर सेकंड वाले के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से एग्जैक्टली HB हीमोग्लोबिन के लिए आता है, A अल्फा चेन के लिए आता है, B दूसरे नंबर के जीन के लिए आता है, बस हो गया। कभी अगर कंफ्यूजन हो कि HbA मतलब HbA1 और HbA2 कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बीटा वाले में लिख के आ जाएंगे, तो हमेशा इसको इसको जो नेम को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे कैच कर लेंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको? ए मतलब अल्फा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ए का मतलब अल्फा है। अभी तुरंत जब वहां लिखेंगे ना क्रोमोसोम नंबर 11 में, ठीक है, तो अभी देखिए तुरंत मैं वहां पे HB भी लिख दूंगी, बस बात खत्म। अल्फा, अल्फा के लिए ए और बीटा के लिए बी। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर 16 में यहाँ पे 2 क्लोजली लिंक्ड तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 gene is involved in बीटा थैलेसीमिया। अब एक है तो क्या 1 2 करना है, यहाँ पे हटाइए इसको, एक ही है। HBB। हाँ तो एक ही, हीमोग्लोबिन के लिए HB और बीटा के लिए B, बन गया नाम इसका HBB। 1 2 नहीं लिखेंगे, 1 2 भाई आप क्लास में आप एक ही बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक जगह एक क्लास में आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो क्या रोल नंबर दिया जाए आपको, भाई आप ही है तो आप ही का नाम रजिस्टर में लिखा रहेगा। अब टीचर आएंगे अटेंडेंस बनाने तो वो आपका नाम बोलेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे और चले जाएंगे, ये तो नहीं बोलेंगे रोल नंबर 1, क्या करेंगे बोल के। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है
कि आपके पास सिर्फ एक ही जीन है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको उसका नाम क्या याद रखना है, HBV, बस, ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये सब एरर कहाँ हो रहा है, क्रोमोसोमल एरर। जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे थे, वो सारी चीजें जब आप सीख रहे थे, तो वहां पे मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही थी, ये जो सेग्रीगेशन है, ये जो क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट होके बिल्कुल बराबर बराबर इक्वल इक्वल जाना है, उसकी अगर एक पिन पॉइंट मात्र में भी थोड़ा सा भी अगर चेंज हो ना, तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक के लेके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे कैसे ये एरर जो है वो सही में लेके आ रहा है, जब आप पढ़ रहे थे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब एक चीज बताएंगे मुझे, जो आपने सीकल सेल अनीमिया पढ़ा था, ठीक है, तो सीकल सेल अनीमिया में जो आपके पास आरबीसीज थे, क्या उसका नंबर कम बन रहा था क्या? नहीं मैम, शेप बस चेंज हो ये रहा था। इसका मतलब है कि जो सीकल सेल अनीमिया है, जो क्या है, सीकल सेल अनीमिया है, तो सीकल सेल अनीमिया में कौन सा एरर है, क्वालिटेटिव एरर है, यस और नो, उसकी क्वालिटी खराब हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? शेप चेंज हो यस मैम। शेप उसका क्या हो गया, शेप में एरर हुआ तो ब्लड के फ्लो में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और उस पर्सन को ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आरबीसी अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम तो यहाँ पे खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे बहुत ही कम ग्लोबिन जो है अल्फा, मैंने शुरू में ही बोला कि अल्फा थैलेसीमिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा चेन के सिंथेसिस में कमी आ जाएगी। बीटा थैलेसीमिया क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव एरर है, और ये थैलेसीमिया जो है ये क्वांटिटेटिव एरर है। समझ आया क्या बोला मैंने? यस मैम। एक में सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी खराब हो गई, होना कुछ और चाहिए था, आरबीसी का शेप होना चाहिए था बाई कनकेव, बट दैट बिकम सिकल शेप। थैलेसीमिया के बारे में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिंथेसिस जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, उसमें कमी आ गई, तो कमी आएगी तो हम बोलेंगे क्वांटिटी कम गई, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एरर, और सिकल सेल एनीमिया को हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम या क्वालिटेटिव एरर। समझ आया? ठीक है, मैम तो ये, इंसर्ट का लास्ट लाइन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है, बुक खोल के बैठे हैं आप लोग। एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा ना, लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, उसको आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला, कि सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव एरर है, और थैलेसीमिया जो है क्वांटिटेटिव एरर है। थैलेसीमिया क्या है, इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट सारे बच्चों ने, ले लीजिए इसको, यस मैम। ऐसे इन शॉर्ट में लिख देती हूँ नोट करके। सिकल सेल अनीमिया क्या है यहाँ पे, क्वालिटेटिव एरर। क्वालिटेटिव एरर। और जब बात करेंगे हम लोग थैलेसीमिया के बारे में, क्वांटिटेटिव एरर। एरर अब क्लियर है बिल्कुल? yes, और थैलेसीमिया का भी जो पनेट स्क्वायर है कैसे बनेगा, हम लोग वहां क्या करते हैं, ए लिख के बनाते हैं, बताती हूँ मैं कैसे बनाते हैं इसको, देखिए। और डिसऑर्डर होगा किसको, थैलेसीमिया में किसको डिसऑर्डर होगा, थैलेसीमिया में भी सेम उसी तरीके से सिकल सेल अनीमिया की तरह ही एरर उसको होगा, जिसके पास क्या होंगे, हमें दोनों के दो जिसमें एक्सप्रेस करेगा। ट्रेड्स।
जब कभी भी आपको एग्जाम में चेक करना हो पनेट स्क्वायर बना के, ठीक है, मेरी तरफ से आपको वार्निंग ये है कि बस आपको करना क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए लिख के बना लेना है। आपको थिंकिंग क्या बदलनी है सो देखिए। अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो इसको मानेंगे डिसऑर्डर वाला, यस और नो, कैपिटल ए को, है ना। इसको क्या मानेंगे, डिसऑर्डर वाला, तो Yes, भाई ये भी affected है, ये भी अफेक्टेड है। तुरंत सिनेरियो चेंज हो जाएगा जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है और रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि दोनों का जो पनेट स्क्वायर है, कई जगह पे मैंने जो आपको सिकल सेल एनीमिया का HbA HbS लिख के बनवाया ना, कई जगह पे ऐसे भी बना हुआ है, अगर आप चेक कीजिएगा। क्यों ये ऐसा क्यों बनाते हैं, पता है रीजन क्या है इसका, ए लिख के ही क्यों बनाते हैं। लोगों का कहना है कि ये ऑटोजोमल ट्रेट है तो हम ए लिख के बना सकते हैं, लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखेंगे इसमें, इसको सिंबल किसी भी तरीके का कोई भी इस्तेमाल करने से कभी भी इसके परसेंटेज पे या इसके एरर पे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो परसेंटेज है, अब जैसे यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट होगा तो रेसेसिव ट्रेट होगा, तब अफेक्टेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 25% है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोनों के, दोनों कैसे हो गए, डोमिनेंट तो है लेकिन हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस है तो उस केस में क्या होगा, 75% अफेक्टेड हो जाएंगे, ओनली 25% क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें में मैंने आपकी मास्टरी करा दी, आपको याद हो गया ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। पनेट स्क्वायर वैसे ही बनेगा एज इट इज, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बनाया था। अब जैसे ये है, ठीक है, अब इसको देख के मैं क्या क्वेश्चन बोलूं आपको, इसको देख के मैं बोलूंगी रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन बोथ हेट्रोजाइगस पेरेंट्स ऑफ थैलेसीमिया, बस क्वेश्चन ओवर एंड आंसर इज ओवर, हो गया, ये रिजल्ट बन गया। फिर आपको बोला जाएगा वन पेरेंट इज फिनोटिपिकली एंड जेनोटिपिकली नॉर्मल व्हाइल अनदर इज कैरियर, तो आपको दोनों को कैपिटल ए लिख देना है और एक को क्या करना है, कैपिटल ए स्मॉल ए रहने देना है, फिर आपको बना देना। सब कुछ आता है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बनाएंगे उतना ज्यादा परफेक्शन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आया, अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। yes, ma'am. चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, और कुछ मिसिंग पार्ट देखिए एक बार ध्यान से, अपने बुक में देखिए फटाफट। नो मैम, सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से ही बात की है। हाँ वो लास्ट वाला जो है उसको Yes, करते हैं। अब मुझे एक बात बताएंगे, यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब, जैसे हम यू बैक्टीरिया बोल रहे थे 11th क्लास में, क्या मतलब है इसका, मैम ट्रू बैक्टीरिया जो होता है। ठीक है। यू मतलब ट्रू होता है, यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। अच्छा यू जो है, इसमें अगर एन लगाते हैं तो नॉट ट्रू, False, फॉल्स। मतलब ट्रू नहीं है ना, एन यू। और दूसरी बात ये है, मतलब तीसरी बात, दो तो इसी में आ गया, चार ही लेटर में आपके। फिर एक टर्म है आपके पास फ्लॉइडी, क्लियर हो गया। अब ये फॉल्स। टर्म जब आपने ध्यान से एनालाइज किया, इस बेचारे ने खुद ही अपने मीनिंग को क्लियर करने का काम किया, क्या, द प्लॉइडी दैट इज नॉट नॉर्मल। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है, एक्सेप्ट जर्म सेल्स को छोड़ के। हम जर्म सेल्स के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे कैरियोटाइप को आप देखेंगे, तो कैरियोटाइप देखते वक्त आपको कौन सी बात समझ आएगी,
अब देखिए एग्जाम्पल आपको एन्यूप्लॉयडी का दे रही हूँ, ठीक है। लिखूंगी मैं सब, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी मात्र एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी अभी जो आप पढ़ रहे थे ना, आप एरर करते चले गए, आप पैटर्न सीखते चले गए, सब कुछ करा आपने, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं देखा, किसी भी डिसऑर्डर की हिम्मत नहीं हुई कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 46 से 45 या 41 कर दे। ऐसा देखा क्या आपने अभी तक? नहीं, नहीं ना देखा, नहीं, ठीक है। नो मैम। हम इस टर्म को ही बोल रहे हैं एन्यूप्लॉयडी। अगर ये बात भी आपके दिमाग में हमेशा रहे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर 21st नंबर के क्रोमोसोम पे 3 कॉपीज हो जाए, इसका मतलब 46 प्लस 1 हो गया, यस और नो? हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। अगर 13 नंबर के क्रोमोसोम पे भी 3 हो जाए, अब इसको ये नहीं, इसको भी जोड़ देंगे उसमें। बच्चा कह रहा है मैम 47 आपने बोला तो 48 होगा ना, इसको भूल जाएंगे अभी, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर, अलग अलग से मैं सब बता रही हूँ। देखिए इसको हटा ही देते हैं। अगर 13 का ट्राइसोमी करेंगे तब इसका नाम हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, मैं लिख दूंगी सब, ठीक है। यहाँ भी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 18th अगर हो जाए, 2 की बजाय अगर एक तीसरा क्रोमोसोम वहां पे आ जाए, तो हम लोग इसको ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है, जो भी बात है यहाँ पे, एक आगे जाके मैं आपको टर्नर सिंड्रोम बताऊंगी, तो वहां पे बताऊंगी कि एक्स 0 लिखते हैं वहां पे, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वहां गायब हो जाता है गलती से, एरर की वजह से। कब एरर हुआ? जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और मैंने जो बोला कि बराबर बराबर वहां पे क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, वहां भी मैंने सिखाई थी ये बात आपको, मैंने जेनेटिक्स में भी सिखाया था, ठीक है। तो सेग्रीगेशन के टाइम में जब कोई एरर हुआ होगा, तो क्या हो जाता है? एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है। मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है 45। तो बोलने का क्या मतलब है? इतने लेक्चर के बाद आप एन्यूप्लॉयडी की डेफिनेशन जो है वो निकाल चुके हैं क्या? एन्यूप्लॉयडी इज द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। खत्म। याद हो गया सबको? क्या बोला मैंने? एन्यूप्लॉयडी इज द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। याद आ गया सबको? ठीक है। तो हम लोग इसके बेस पे क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे आपने सीखा है। इसको यही रहने दीजिए। कैरियोटाइप ऐसे भी 50 बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? एन्यूप्लॉयडी is the gain or loss of a chromosome. फॉर एग्जाम्पल, ये सारा एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। यहाँ हम लोग लिखेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसके बाद देखिए फटाउ सिंड्रोम।
ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। उसके बाद आते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पे। जो ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है क्रोमोसोम का, इसको कैरियोटाइप कहते हैं, तो हम वही लिखेंगे, कैरियोटाइप बिकम्स, क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या दिक्कत आ जाती है, ये एक बहुत ही हॉरिबल कंडीशन है जहां पे जो क्रोमोसोम है XXY, मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 4 तक सब में क्रोमोसोम का नंबर 47 है। क्या आपके पास सारे केसेस में, सारे कंडीशंस में क्रोमोसोम का नंबर 47 होगा, लेकिन एक है आपके पास टर्नर सिंड्रोम। यहां लिखेंगे हम लोग कैरियोटाइप बिकम्स X0। तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, देखिए इसमें क्या है, 45 हो। 40, हाँ यहाँ 47, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, यहाँ 45 हो जाएगा, एक माइनस हो गया, 0 है तो यहाँ 45 हो गया। चलिए अब इन सब को जो है डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पहले मुझे ये बताएंगे कि यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आपको बस क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सुनते सुनते याद हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं, आसान सा है, बस समझ आना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस ये चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन्यूप्लॉइडी। इट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। Aneuploidy is the gain or loss of a chromosome. Second question, mention the total chromosome numbers in Down syndrome। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 47। आंसर इज 47। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मेंशन द टोटल क्रोमोसोम नंबर इन टर्नर्स सिंड्रोम। 45। हाँ हाँ, एक और चीज है, जब 47 हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे,
तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। ऐसे आपको देखिए 46 प्लस 1 भी 47 होता है, 45 प्लस 2 भी 47 होता है, लेकिन हम 45 में दो तो नहीं ऐड कर रहे हैं ना, हम ऐड एक ही कर रहे हैं 46 के में। तो यहाँ पे 46 प्लस 1 लिखा जाता है इसको, और इसको आपको ऑप्शन जो है वो ऐसे करके दिया जाएगा, इतना सीधा सीधा ऑप्शन तो होगा नहीं आपके पास, इसको हम 46 माइनस 1 बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये एग्जैक्ट इसका कैरियोटाइप के साथ क्रोमोसोम के नंबर को बताने का काम करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. Represent the karyotype। नीट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैरियोटाइप ऑफ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम? XX। XXY। Except for टर्नर सिंड्रोम का X0 हो जाता है। X0. हाँ, लोग इसको एक्सओ बोलते हैं, बट आपको पता है इट्स नॉट ओ, इट्स 0। अब बच्चे कहते हैं मैम आपको कैसे पता कि एक्स एक्स था यहाँ पे? तो एक्चुअली जो फीमेल बॉडी होती है वो कंप्लीटली फीमेल बॉडी है, सिर्फ जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो सब नॉन फंक्शनल होते हैं। तो पता चल जाता है कि एक्स क्रोमोसोम क्या है, मिसिंग था वहां पे, मतलब मिसिंग है अब फिलहाल उसकी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। कैसे लिखेंगे? टेबल बना लेंगे। अल्फा थैलेसीमिया में लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 16 इज अफेक्टेड। नहीं, यहाँ से नहीं, स्टार्ट यहाँ से होगा। लेस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा थैलेसीमिया में लेस प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। फिर ग्लोबिन चेन मतलब हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन चेन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फिर अल्फा थैलेसीमिया में हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 16 इज अफेक्टेड। बीटा थैलेसीमिया में क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम नंबर 11 इज अफेक्टेड। फिर अल्फा थैलेसीमिया वाले साइड में तुरंत क्विक आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू जीन्स आर इन, टू टाइटली लिंक्ड जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अल्फा थैलेसीमिया, दैट आर HbA1 and HbA2, while one gene is involved in beta thalassemia, that is HbB। ठीक है, ये करना है आपको। चलिए mention the type of थैलेसीमिया। कैसा डिसऑर्डर है ये? Autosomal linked recessive trait. ठीक है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया? यस मैम। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट।
myotonic dystrophy, write a detailed note on थैलेसीमिया। सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको इसमें, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन explain myotonic dystrophy and also represent its pedigree analysis। आपके पास एनसीईआरटी में जो पेडिग्री है उसी को बनाएंगे, उसी को प्रैक्टिस करेंगे। वैसे वैसे आप 10 भी बना सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम।